हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं CGL 2021 एग्ज़ाम का एनालिसिस। दोस्तों, यह एग्ज़ाम जो हुआ था 18/4/2022 को हुआ था और यह थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग कम समय में अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल में जितने भी रेशियो मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे हम, वह बहुत ही शॉर्टकट तरीके से होगा और कुछ बेसिक से होंगे और जिसको हम लोग नॉर्मली सभी लोगों को करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपया है तो मुद्रित मूल्य कितना है। मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना रुपया है। दोस्तों, इसको हम लोग रेशियो मेथड से लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि MP मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य और CP मतलब क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ से हम लोग सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब होता है 1/10, यानी कोई वस्तु 10 रुपये में है तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, उसको बेच कितने का रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है और बोल रहा है कि 17% का लाभ अर्जित करता है। दोस्तों, लाभ जो अर्जित होता है हमेशा क्रय मूल्य पर अर्जित होता है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उस पर लाभ 17 रुपये का हो रहा है, तो बेचेगा कितने का दोस्तों, 117 रुपये में बेचेगा। अब दोस्तों, यहाँ से अगर हमको ए रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया है, तो हम लोग ABC का आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 117 में 10 से गुणा करेंगे तो 1170 या मार्क प्राइस हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही SP निकालना रहेगा तो 9 गुणे 117 कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य दिया, तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से 900 हो जाएगा। इस 900 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 500, तो एक यूनिट की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू बराबर 5/9 हो जाएगा। दोस्तों, हमको निकालना है क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य 1170 यूनिट है तो एक यूनिट बराबर 5/9, तो 1170 यूनिट बराबर 5/9 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से 13 9 117 हो जाएगा, 13 बाद में कट जाएगा तो 130 हो जाएगा और ये 13 5 65, 650 रुपये हमारा अंकित मूल्य आएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल जो होता है, बंद बॉक्स का क्षेत्रफल जो होता है, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH। दोस्तों, यह फार्मूला यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से लगा सकते हैं सवाल को। तो यहाँ से 2 बाहर है और L का मान कितना है दोस्तों, 20 है और B का मान 10 है, तो 20 दहा में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऐसे BH का मान निकालेंगे तो 10 गुणे 8 हो जाएगा, 10/80 हो जाएगा। और LH का मान निकालेंगे दोस्तों, LH का मान निकालेंगे तो 20 गुणे 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा। सबको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 440 आ जाएगा। जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 880 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से 880 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया है यदि √x - 1/√x बराबर √3 तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले x प्लस 1/x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर √x का स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा और माइनस √1/x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का √1/x हो जाएगा। यहाँ पर -2a भी फार्मूला होता है तो √x गुणे 1/√x आपस में कट जाएंगे और -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर होगा तो 3 और इधर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर 5 आ गया। ऐसे ही अगर इसका स्क्वायर एक बार और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² हो जाएगा दोस्तों, +2a भी हो जाएगा, इधर का आएगा तो -2a भी हो जाएगा, यानी 5 × 25 - 2। दोस्तों, यह डायरेक्ट फार्मूला होता है a² - 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए। यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। ऐसे ही फिर एक बार दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा, 1/x की पावर 4 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 527 होता है, 529 होता है, और इसमें से 2 घटाएंगे तो 527 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों दिया त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर। दोस्तों यह क्वेश्चन ऑप्शन जो है गलत दिया है। दोस्तों यह क्वेश्चन कैसे लगेगा हम आपको बेसिक से बताते हैं। यहाँ पर दिया त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक ऐसा बिंदु है कि पी एस त्रिभुज क्यू पी आर का समद्विभाजक है। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तो भुजा पी आर की लंबाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर दिया त्रिभुज पी क्यू आर और यहाँ पर दिया दोस्तों क्यू आर पर यस एक बिंदु है, क्यू आर पर यस एक बिंदु है यहाँ पर दिया है। और दोस्तों बोल रहा है कि और क्यू पी आर का समद्विभाजक जो पी एस है दोस्तों, या जो पी एस है या क्यू पी आर का कोण समद्विभाजक है। और बोला कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्यू एस 3 है तो एस आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बोल रहा है कि भुजा पी आर की लंबाई, दोस्तों यह लंबाई हमको निकालनी है। दोस्तों कोण समद्विभाजक प्रमेय जो होता है, जो कोण को बनाने वाली भुजाएं जिस अनुपात में होती हैं और उसके सामने जो समद्विभाजित करती हैं वो वही अनुपात में होता है। दोस्तों 3:4 अनुपात में यहाँ है तो 3:4 अनुपात में यहाँ भी होगा। दोस्तों यह इसका 4 गुना है तो देखिए 3 चौक को 12 तो यह इसका भी 4 गुना हो जाएगा तो 4 चौक को 16। इसका आंसर 16 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आंसर गलत टिक दिया है 18 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला सही हो जाएगा, यह दोस्तों गलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है और उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। डीलर के नकद भुगतान पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है। डीलर निर्माता को कितनी राशि देता है। दोस्तों निकटतम रुपये में निकालना है हमको। दोस्तों यहाँ पर लगाने का 2 मेथड, एक तो हम लोग सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। क्या करेंगे, फार्मूला दोस्तों क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। इसका सक्सेसिव निकालेंगे 15/8 का, उससे लगा सकते हैं। एक तो रेशियो मेथड से, लेकिन रेशियो मेथड से हम लोग लगाएंगे जिससे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है 15% की छूट दे रहा है। 15% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कोई सामान 20 रुपये में है तो उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा तो बेचेगा कितने का, 17 रुपये में बेच रहा है। दोस्तों बोला कि नगद भुगतान करने पर 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। 8% का मतलब होता है 2/25, 2/25 होता है, यानी 25 का सामान है और उसको पे 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा तो बेचेगा कितने का, 23 रुपये में बेचेगा। दोस्तों MP और SP का रेशियो निकालने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणा 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 500 आ जाएगा। यहाँ पर 17 × 51 आ जाएगा, 7 दूनी 34 और 5 39। यहाँ पर SP का रेशियो 391 आ गया। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि अंकित मूल्य 1800 रुपये है, तो यहाँ पर 500 की वैल्यू कितना दिया है, 1800 दिया है। तो एक ही यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा क्वेश्चन में दोस्तों, 18/5 हो जाएगा, 1800/500 हो जाएगा। और यहाँ से 1800/500 हो जाएगा, 0 कट जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 391 यूनिट है। एक यूनिट बराबर 18/5, तो 391 यूनिट बराबर कितना होगा। दोस्तों अब हम लोग इसको 18 से अगर गुणा करेंगे तो 18 × 9 18 होता है, 18 × 9 162 और 162 में ये 163 हो जाएगा, 16 18 × 3 = 54, 16 70 हो जाएगा। और इसमें 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 से अगर भाग देंगे तो इतना 14 × 5 = 70 हो जाएगा। यहाँ से 5 × 7 = 35 हो जाएगा, यानी 1407 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर निकटतम मान लेंगे तो 1408 आ जाएगा। तभी इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ।
छठवां क्वेश्चन दोस्तों बार ग्राफ से दिया हुआ है। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन बार ग्राफ से दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दिया है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को माल ए में आने वाली लोगों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर माल ए में जो ग्रीन वाला है माल ए है और जो ब्लू वाला है माल बी है। यहाँ पर सोमवार को ग्रीन वाले में कितना आए हैं, 560 आए हैं। सोमवार को ग्रीन वाले में दोस्तों यहाँ से सोमवार 560 है और मंगलवार कितना है दोस्तों यहाँ से 700 है और शुक्रवार यहाँ पर कितना है 840 है और रविवार यहाँ से कितना है 1500 है। जब सबको जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से 7 5 1200 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा और 20 15 दोस्तों 3500 हो जाएगा और यहाँ से 60 40 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से टोटल 3600 आएगा। यहाँ से टोटल दोस्तों ए में आने वाली लोगों की संख्या कितना हो जाएगी, 3600 आएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर दिया है बी में आने वाले लोगों की कुल संख्या का अनुपात कितना % है दोस्तों। तो जो बी में आने वाली लोगों की कुल संख्या का कितना % है, बी में दोस्तों कितना, मंगलवार को, गुरुवार को, रविवार को। मंगलवार को कितना आते हैं 700 आते हैं और गुरुवार को 750 आते हैं और शनिवार को कितना आते हैं 1100 और रविवार को कितना आते हैं दोस्तों यहाँ पर 1350। सबको जोड़ेंगे तो 3900 आ जाएगा, या 3600 3900 का कितना % है दोस्तों। जिससे कंपेयर करना रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जिसके सापेक्ष कंपेयर करना रहता है उसको ऊपर। और परसेंटेज में लाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों और यहाँ से काटेंगे 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 से काट देंगे 12 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 13, यानी 1200/13 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 13 9 117, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 3 39। यहाँ से 92.3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3/1 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 दूनी 6 3 9। ऊपर का 9 आ गया, नीचे का दोस्तों 3 3 का 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9/7। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है। तो दोस्तों हम एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर लिख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर इसका जो अगर ये x है तो ये एलसीएम 22x हो जाएगा। और बोला यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका योग 276 दिया है, 276 दिया है। यहाँ पे 22x और 1x 23x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 23 से भाग दे देंगे तो 23 के 23 बचेगा 4, 23 दूनी 46, तो x बराबर 12 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ से एलसीएम 22x है, एचसीएफ 1x है, गुणा कर देंगे आपस में कितना हो जाएगा, 22x² हो जाएगा बराबर पहली संख्या कितना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या 132 दिया हुआ है और दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि y है। तो यहाँ पर x² का मान, x का मान 12 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान 12 रखेंगे तो यह 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको हम लोग 11 से काट देंगे तो यह 12 बार में कटेगा, इसको 11 से काटेंगे तो 2 बार में, इसको 12 से काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी हमारी दूसरी संख्या 24 है। दोस्तों बहुत ही आसान था, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इतना मालूम है तो आप लोग इस सवाल को आसानी से लगा सकते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन में दोस्तों पाई चार्ट से दिया गया है। यहाँ पर दिया 500 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है जिनकी दैनिक मजदूरी 650 और उससे अधिक है। दशमलव के एक स्थान तक हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले निकालेंगे कि 500 से कम तक कितने मजदूर हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 400 से 450 के बीच में 30 लोग हैं और 450 से 500 के बीच में 45 लोग हैं, यानी टोटल कितने लोग हो जाएंगे यहाँ पर,
टोटल कितने लोग हो जाएंगे 30 और 45 दोस्तों 75 लोग हो जाएंगे। यानी 500 से कम कितना लोग हैं 75 लोग हैं। और बोल रहा है कि 650 और उससे अधिक कितने लोग हैं दोस्तों, यहाँ से 650 से 700 के बीच में 35 लोग हैं। तो दोस्तों यह इससे कितना ज़्यादा है, या इससे दोस्तों 40 ज़्यादा है। देखिए 35 या इससे 40 ज़्यादा है, या इससे 40 ज़्यादा है। और जिसके सापेक्ष लगाना रहता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 से काटेंगे 5/40। अब 5 सते 35, 800/700 हो जाएगा, 800/7 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 एकड़ नम 7, 1 बचेगा दोस्तों, 7 एकड़ नम 7 बचेगा 3, 7 को 28 और 7 दूना 14 निकटतम मान लेंगे तो 114.3% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी, धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ से पहले दोस्तों हम लोग समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अगर 33 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, यानी 33 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि नाव की चाल x और धारा की चाल y हो जाएगी। धारा की दिशा में चाल तो दोस्तों x प्लस y हो जाएगी। x नाव की चाल है और y धारा की चाल है। और बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है 35, धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाने में 8 घंटा टोटल समय लगता है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई हो जाएगी सापेक्ष चाल, और टोटल 8 घंटे का समय लग रहा है। और दोस्तों दूसरी कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, वह इतने ही समय में 44 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना जाता है 44 किलोमीटर उतना ही समय में। तो धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों और दिया धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई हो जाएगा 28 किलोमीटर, और टाइम लग रहा है 8 घंटा। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान हमको निकालना है। दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ पुटिंग वैल्यू रख के सोच लेते हैं कि देखते हैं आता है कि नहीं। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। मतलब कुछ भी रखने का मतलब दोस्तों जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। तो हम लोग x प्लस वाई का मान यहाँ पे 11 रखते हैं। तो 33 में 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमको कितना लाना है, यहाँ पर 5 लाना है, तभी 5 और 3 8 होगा। यहाँ पर 5 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 7 से भाग देंगे। तो यहाँ से 7 × 5 = 35 तभी होगा। 5 3 8 वो भी संतुष्ट हो गया। अभी इसका मान हम लोग दूसरे समीकरण में रखते हैं, देखते हैं संतुष्ट होता है कि नहीं। x प्लस वाई का मान दोस्तों यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 चौक 44, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और x माइनस वाई का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 रखेंगे तो 7 चौक 28, यानी 4 4 8, यह भी संतुष्ट हो गया है। यानी x प्लस वाई का मान 11 है और x माइनस वाई का मान 7 है। और बोल रहा है कि धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाता है। दोस्तों यहाँ पर धारा की दिशा में चाल 11 है, तो 55 किलोमीटर जाने में 11 × 5 = 55, 5 घंटा लगेगा। और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाता है। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 14 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। टोटल उसको कितना घंटा लगा, 5 घंटा धारा की दिशा में, 2 घंटा धारा की विपरीत दिशा में, टोटल 7 घंटा हमको लगा। तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय दिखाया गया। परिवार पर महीने 1,08,000 रुपया कमाता है। परिवार भोजन और परिवहन पर कितना खर्च करता है। दोस्तों यहाँ पर दिया है रेंट चिल्ड्रेन। दोस्तों इस प्रकार से टोटल दिया हुआ कितना अगर जोड़ देंगे, केंद्रीय कोण दोस्तों यहाँ डिग्री में दिया है तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 1,08,000। तो हमको कितने का मान निकालना है भोजन और परिवहन पर, फूड और ट्रांसपोर्ट पर। दोस्तों यहाँ पर फूड पर 65 है और ट्रांसपोर्ट पर 50 डिग्री है, तो दोनों कितना हो जाएगा 50 65 115 हो जाएगा। दोस्तों इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो
चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 3 108 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से 300 गुणे 115 करेंगे तो 345 हो जाएगा, और 2 जीरो इसमें और लगा देंगे तो 34,500 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। पिता को हम लोग फादर और पुत्र को सन लिखते हैं, और यह 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 8:3 दिया गया है। बोला कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो जाता है। 4 वर्ष बाद 11:5 हो जाता है। दोस्तों यहाँ से जो टाइम का डिफरेंस रहता है इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। दोस्तों टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, टोटल 7 वर्ष का टाइम में डिफरेंस है। दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस मेथड से आसानी से लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल के हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ से 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 5 40, और 11 का गुणा 3 में करेंगे, 11 3 33। 40 और 33 का हम लोग डिफरेंस लेंगे। 40 33 का डिफरेंस दोस्तों 7 होता है। ऐसे ही इस 11 का गुणा इस 7 में करेंगे तो 11 77, और इस 5 का गुणा इस 7 में करेंगे तो 77, और 7 5 35, इसका भी डिफरेंस लेंगे। 77 35 का डिफरेंस लेंगे तो 42 आ जाएगा। 7 यूनिट बराबर 42, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 6 आ जाएगा। 7 6 42। तो यहाँ पर फादर की वर्तमान आयु पूछ रही है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिता की पहले हम लोग 3 वर्ष पहले आयु निकालेंगे। तो यहाँ से 3 वर्ष पहले कितना आयु हो जाएगी, 6 8 48। 1 यूनिट बराबर 6, तो 8 यूनिट बराबर यहाँ से 48 हो जाएगी। यह 3 वर्ष पहले की आयु है। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसमें 3 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, तो 48 3 51 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों यह सवाल को लगाने का बहुत ही आसान तरीका था, या तो आप लोग इसको बेसिक से लगाएं, 8x 3x दोस्तों, फिर इसमें 7x प्लस 7 7 दोनों में जोड़ो, उसको 11/5 के बराबर कर देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन वैसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन दोस्तों दिया है, एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। दोस्तों n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग n का मान अगर 2 रख देंगे तो हमारा यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सवाल को लगा सकते हैं। तो n का मान, जो एक संख्या n को दोस्तों 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आता है, तो n का मान यहाँ पर 2 रख देंगे। तो n का मान 2 रखेंगे तो n स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस n 2 हो जाएगा, प्लस का 2 ये हो जाएगा, और इसको 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा, 4 2 6, 8 को 6 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 2 शेषफल बचेगा। आंसर एक वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भाग में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद ब्याज कुल 3,008 रुपये है तो 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है जिससे बहुत लंबा चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक राशि 8% पर दी गई है और दूसरी राशि 10% पर दी गई है। दोस्तों इस 10% को हम लोग लिख लेते हैं 8 + 2%। मान लेते हैं कि हम लोग दोनों राशि 8% पर दी गई है। अगर दोनों राशि 8% पर दी गई है तो 17,200 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों एक साल में 8% होगा, तो यहाँ पर 2 साल का दिया है तो 2 साल में 16% हो जाएगा। तो इस 17,200 का हम लोग क्या निकालेंगे, 16% निकाल लेंगे। तो 16% निकालेंगे तो दोस्तों 2 0 ऊपर नीचे है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 16 7 112 में 3 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। 11 बचेगा और 16 11 दोस्तों 27 हो जाएगा। 16 11 27 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा 2752 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3,008 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों कितना रुपया कम ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 200, यानी 256 रुपया हमारा बच रहा है। 256 रुपया किस वजह से बच रहा है, इस 2% की वजह से बच रहा है। इस 2% की वजह से दोस्तों बच रहा है। अब दोस्तों हमको
अगर हम लोग निकाल लें कि 10% पर कितना ब्याज पर कितनी राशि दी गई है और टोटल में से घटा देंगे तो हमारा 8% पर निकल आएगा। दोस्तों यहाँ से हमको 2% 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4% हो जाएगा। इस 4% का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 256 दिया है। तो 100% का मान निकालेंगे तो इसमें भी 25 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 25 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 और ये दोस्तों 625 होता है, 25 का स्क्वायर और इसमें 15 जोड़ देंगे तो 640 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। यानी दोस्तों जो 10% पर राशि दी गई थी वह 6400 रुपया दी गई थी। और दोस्तों 8% पर कितना दिया गया है तो 17,200 में से 6400 घटा देंगे तो 10,800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यह इस सवाल को लगाने का बहुत शॉर्टकट तरीका था। चलिए दोस्तों चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास कितना होगा। दोस्तों गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पाई का मान 22/7 रख देंगे, 22/7 रख देंगे और आर का मान हमको नहीं मालूम है और इसको 4851 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग लगाएंगे तो इसको अगर हम लोग 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और ये 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 चौक 44, फिर ये 11 एक 11 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से 441 जो होता है यह 21 का स्क्वायर होता है और ये 21 ये दोस्तों आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 21 बटा के यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ से दोस्तों 4 दूनी 8 है, यह 2 का क्यूब है तो यह इसका क्यूब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 21/2 हो जाएगा। और व्यास जो होता है दोस्तों त्रिज्या का 2 गुना होता है तो व्यास जो होता है 2r निकालेंगे तो यहाँ से 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर दिया दोस्तों समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एम एन टी के क्षेत्रफल क्रमशः 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बड़े त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा 28 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज एम एन टी की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसकी भुजा का स्क्वायर होता है तो उसकी भुजा का स्क्वायर होता है तो यहाँ से दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का जब क्षेत्रफल अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से 196 का दोस्तों 14 का स्क्वायर होता है और एम एन टी का क्षेत्रफल 169 है, या 13 का स्क्वायर होता है। दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है और एम एन टी की सबसे लंबी भुजा हमको नहीं मालूम है, इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स से। यहाँ से 14 से काट देंगे, 14 दूनी 28 और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी एम एन टी की सबसे लंबी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 15% ने अपना वोट नहीं डाला और 10% वोट या तो अमान्य घोषित कर दिए गए हैं या तो नोटा पाए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है। दोस्तों हम लोग इसको मान लेते हैं कि टोटल उम्मीदवार कितना थे, 100 लोग थे और यहाँ से 5% ने अपना वोट नहीं डाला तो वोट डालने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 95 है। और बोल रहा है 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए तो 95 का 10% निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से 9.5 होगा। इस 95 से 9.5 लोग वोट नहीं डाले हैं तो कितना लोग वोट डालें, यहाँ से 5 हो जाएगा, 15 में से यहाँ से 14 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 9 5 14 यानी 85.5 लोग अपना वोट डाले हैं। 85.5 लोग यहाँ से दोस्तों 85.5 लोग अपना वोट डाले हैं। और बोल रहा है कि जो उम्मीदवार जीत रहा है वह 60% वोट पाया है तो दोस्तों जो उम्मीदवार जीत रहा है वह 85.5 का 60% पाया है, यह इसका 60% पाया है। और जो उम्मीदवार हार रहा है दोस्तों वह कितना पाया होगा, इसका 40% पाया होगा 85.5 का, तभी हार रहा है। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि
वोट दोस्तों जो जीत रहा है वह 17,271 वोटों से चुनाव जीत रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इसका या 40% है या 60% है, यानी वो यह 85.5 का 20% से वोट जीत रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग अब लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों ये जो जीत रहा है उम्मीदवार यह 85.5 का इसके 20% से जीत रहा है। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5 होता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यक्स और इसको बराबर कर देते हैं 17,271 के बराबर कर देते हैं। दोस्तों इसको काटेंगे तो 17×5 = 85 हो जाएगा, ये 17.1 हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से कितना बार आ जाएगा यक्स का मान निकालेंगे। अगर इसमें दोस्तों हम लोग 100 से गुणा कर देंगे 171 दोस्तों ये 101 बार जाएगा, 101 बार जाएगा। और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ से दशमलव लगा देंगे। तो यानी x बराबर कितना आ गया 1,000। दोस्तों यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1,010 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 100 x का मान निकालेंगे तो 2 जीरो इसमें और लग जाएगा, तो 2 जीरो और लग जाएगा। तो दोस्तों यह कितना हो जाएगा 3 2 5 1,01,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 1,01,000 कुल पंजीकृत मतदाता थे। तो इस सवाल को लगाने का यह बहुत शॉर्टकट तरीका था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है दिया दे 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में से कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। दोस्तों 18 जो पूर्णांक होता है वह बीच वाली संख्या होती है। दोस्तों इसमें बोला है कि वह संख्या पूर्णांक है, यानी उसका औसत दिया है 22.5। अब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है, यानी औसत बीच वाला है, यानी टोटल 18 संख्या है तो 9 संख्या इसके आगे होगी। और दोस्तों क्रमागत संख्या दिया है क्रमिक पूर्णांक, यानी 9 संख्या इसके आगे होगी और 9 संख्या इसके पीछे होगी। तो 9 दोस्तों यहाँ पर 9 संख्या जो आगे होगी वह कहाँ से स्टार्ट होगी 23 से स्टार्ट होगी, 23 24 25 ऐसे ही। अब 9वीं संख्या कौन होगी, जब दोस्तों लेकर जाएंगे तो 9वीं संख्या यहाँ पर हमको 31 मिल जाएगी। 23 24 25 26 27 28 29, तो 9वीं संख्या दोस्तों हमको 31 मिल जाएगी जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी। और दोस्तों 9 संख्या इसके पीछे होगी, यानी 22 होगी, फिर 21 होगी, फिर 20 होगी, फिर 19 होगी। दोस्तों ऐसे ही 9 संख्या इसके पीछे होगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 31 हमारी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो औसत होता है बीच वाला होता है। 18 संख्या है, यानी संख्या बीच वाली औसत दिया है तो 9 संख्या इसके आगे 9 संख्या इसके पीछे और बीच में 22.5। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारी 31 आ जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिया है एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि 195 मीटर एक चट्टान की चोटी। यहाँ पर दोस्तों 195 मीटर हम मान लेते हैं कि यह चट्टान है और इसकी ऊंचाई 195 मीटर है। और दोस्तों यहाँ से यह एक मीनार को देखता है। जब यह इसके शीर्ष को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनता है। यह जब इसके दोस्तों पाद को देखता है तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है। या दोस्तों अवनमन कोण जो होता है ऊपर से नीचे देखा जाता है और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखा जाता है। तो यहाँ से अगर हम tan 30 का मान निकालेंगे तो दोस्तों tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। और tan 60 का मान दोस्तों कितना होता है √3/1 होता है। दोस्तों tan 60 का मान √3/1 होता है, √3/1। इस पूरे की लंबाई √3 है। दोस्तों यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी √3 बनाने के लिए √3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी तो √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी लंबाई कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्तों 195 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 3 × 18 3 × 6 15 65 हो जाएगा। दोस्तों हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया है 1 और टोटल लंबाई 3 है, तो इसकी लंबाई कितना बचेगा 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 65, तो 2 यूनिट बराबर 65 दूना 130 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों यह सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका था। चलिए दोस्तों चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ।
20वां क्वेश्चन दोस्तों है, केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB को OD बिंदु पर समद्विभाजित करती है, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस सवाल को लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर दिया O केंद्र वाला एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु दोस्तों हम लोग D मान लेते हैं। इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है और जीवा की लंबाई दोस्तों 24 सेंटीमीटर और वह जीवा AB है। और दोस्तों बोल रहा है कि OD बिंदु C पर समद्विभाजित करता है। OD को जब D से मिलाते हैं या इसको C पर समद्विभाजित करता है, C पर समद्विभाजित करता है, तो हमको CD की लंबाई निकालना है। दोस्तों इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई जो दोस्तों जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। और यह इसको समद्विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री पर काटेगा जब दोस्तों, तो यह दोनों आपस में बराबर बराबर होते हैं। 12 सेंटीमीटर यह भी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर यह भी। दोस्तों यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 225 में से 144 घटाएंगे तो यह 81 हो जाएगा। यहाँ पर 9 दोस्तों 3 4 5 8 होता है, सब में 3 3 से गुणा कर दिया। 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 15। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, दोस्तों यहाँ से CD की लंबाई निकालना है। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए हम हम एक फार्मूला यूज करते हैं, जो जब दो रेखाएं वृत्त के अंदर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग आगे बढ़ाकर इसका व्यास मिला देते हैं। तो दोस्तों यह भी R हो गया। और दोस्तों यहाँ से C से D तक कितना, दोस्तों यहाँ से O से D तक कितना हो गया, R हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से A गुणे C हो जाए, दोस्तों AC गुणे BC हो जाएगा। यहाँ से AC गुणे BC बराबर, यहाँ से दोस्तों हम कुछ मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। तो दोस्तों MC गुणा यहाँ से करेंगे, MC गुणा CD। और दोस्तों AC का मान कितना है, 12 है, और BC का मान भी 12 है। और यहाँ से MC का मान निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, R + 9 हो जाएगा। यहाँ से R + 9 हो जाएगा। और CD का मान निकालेंगे दोस्तों, टोटल यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ 9 है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक R - 9 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 हो जाएगा। R + 9 R - 9, A + B A - B, तो R स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो R का मान दोस्तों यहाँ से 15 हो जाएगा। हमको CD की लंबाई ज्ञात करना है। तो CD की लंबाई दोस्तों, R का मान हमारा 15 है, यानी O से D तक 15, इसमें 9 घटा देंगे तो CD की लंबाई हमारा आ जाएगा 15 - 9 बराबर 6, हमारा CD की लंबाई आ गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दिया गया बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न में से किस वर्ष में आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें हम लोग करते क्या है दोस्तों, इसमें बोला है कि आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है। आय दोस्तों कितना है, यहाँ पर आय जो ब्लू से रंगा है वो आय है, और जो व्यय है वह रेड से रंगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 2018 दिया गया है, तो यहाँ पर 2018 में आय 325 है और 2018 में व्यय जो है 350 है। तो 325 में 350 से भाग दे देंगे। ऐसे ही चारों ऑप्शन चेक करेंगे, जो सबसे कम होगा वही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 25 के 25 7 बचेगा, 25 के 75, 25 के 25 10 और 25 चौक को 100। तो दोस्तों इसको काटेंगे, ऐसे ही जो सबसे कम रहेगा वही आंसर होगा। तो इसमें एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें हमको चेक करना रहता है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे न्यूनतम है, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन दिया दोस्तों, केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है। वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श रेखा और AB आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु P पर मिलती है। यदि APC बराबर 38 है तो PCB का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक वृत्त।
यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक वृत्त। यहाँ पर दिया गया है कि इसका व्यास जो है ए बी है और ए बी को आगे बढ़ाया जाता है, ए बी को आगे बढ़ाया जाता है और सी से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो ए बी को पी पर प्रतिच्छेद करती है। और ए पी सी का मान यहाँ पर दोस्तों दिया है, ए पी सी का मान 38 दिया है। दोस्तों पूछ क्या रहा है, दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि पी सी बी का मान कितना हो जाएगा। पी सी बी इसका मान दोस्तों हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होते हैं, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों यह 38 है, तो दोस्तों यहाँ से अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाया गया, जब हम मिलाते हैं दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों यह पूरा 90 हो गया और यह 38 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 52 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर 52 डिग्री का कोण बन जाएगा। दोस्तों परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर 52 है तो यहाँ पर भी 26 हो जाएगा। जब यहाँ 26 है तो यह कोण भी आपस में बराबर होता है, तो यहाँ भी 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 23वां क्वेश्चन। दोस्तों टाइम एंड वर्क से दिया गया है। दिया है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को कितना दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो 105। एलसीएम लेने पर दोस्तों आता क्या है, टोटल वर्क आता है। तो टोटल वर्क 105 आ गया। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 105 में 15 से भाग देंगे तो 15 सते 5 और 21 पचे 105। दोस्तों यह इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, यानी ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। दोनों मिल जाएंगे दोस्तों तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। तो टोटल हमको कितना काम करना है, 105 काम करना है। तो दोस्तों इसमें 105 से भाग देंगे तो 12/96 9 बचेगा बटे 12, 9/12 को लिख सकते हैं 3/4, यानी 8 सही 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। 8/3 सही 4 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने में। चलिए दोस्तों चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, त्रिकोणमिति से दिया है। यहाँ पर दिया है कि यदि a बराबर 10 है तो इतने का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत ही आसान है, इसमें मान रखना है दोस्तों। a का मान 10 रखेंगे तो यहाँ से 12 और यहाँ से a का मान लिखेंगे तो 10 3 30। साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो और यहाँ से क्या कर देंगे, 5 कास दिया है, a का मान 5 रखेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। कास 45 का मान 1/√2 होता है। जब इसको काटेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। दोस्तों इसको हल करेंगे तो 6√2 हो जाएगा प्लस 5/√2। ये ऊपर वाले का मान आ गया दोस्तों। अब नीचे वाले का अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 साइन 9a है तो 90 हो जाएगा दोस्तों। 10 9 90 में से 2 से भाग देंगे तो 45। साइन 45 का मान दोस्तों कितना होता है, √2 होता है। साइन 45 का मान √2 होता है। यहाँ पर माइनस लगा है 4 कास, यहाँ से a का मान 10 रखेंगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 10 60 हो जाएगा। तो कास 60 का मान दोस्तों कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको 9 माइनस 2√2 बटा के √2 हो जाएगा। जब दोस्तों इसको आपस में भाग दे देंगे, अब दोस्तों दोस्तों यहाँ पर देखिए या इसके बटे कर देंगे जब, तो यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहाँ पर ऊपर बचेगा 6√2 प्लस 5 और नीचे बचेगा 9 माइनस 2√2। तो यहाँ से दोस्तों 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। या दोस्तों हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिया है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा बराबर 3 है और थीटा का मान दोस्तों 0 से 90 के बीच में है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इसको लगाने का 2 मेथड है, एक तो हम लोग इसको तोड़ कर लगाएं और एक तो हम लोग थीटा का मान 30 45 60 3 में से कुछ भी रखें जो संतुष्ट कर दे और वैसे हम लोग लगाएंगे। अगर दोस्तों इसको हम लोग बेसिक से लगाना रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है,
कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कास 2 से गुणा कर देंगे, 2 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा बराबर 3। यहाँ से निकालेंगे तो कास थीटा का मान निकाल लेंगे। और दोस्तों हम लोग चलिए चलते हैं मान कर लगाते हैं, और ऐसे ही बहुत आसान, ऐसे दोस्तों लगाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मान के लगाएंगे 30 45 60 जो संतुष्ट कर देगा उस वही थीटा का मान होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर मानेंगे दोस्तों तो यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो देखिए 60 रख कर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गया, साइन 60 का मान कितना होता है, कर्डिन 3/2, कर्डिन 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे कास 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, तो 3/2 हो जाएगा। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 3/2 दोस्तों 6/2 हो जाएगा, 6/2 का मतलब 3 हो जाएगा। यानी थीटा का मान 60 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोग 60 रख देंगे। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान 60 रखेंगे दोस्तों। सेक 60 का मान दोस्तों कितना होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। और कास 60 का मान होता है दोस्तों, कास 60 का मान दोस्तों होता है यहाँ पे 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। दोस्तों हमारा आंसर 4 सही 1/3 हो जाएगा। तो यह ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।